हे गाइस, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम शुरू कर रहे हैं बीआरएम सीरीज का एक और नया चैप्टर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी सीरीज का चैप्टर नंबर 9 डेटा एनालिसिस। और ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी डीयू में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं और उनके पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी करके, तो ये सीरीज स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। और इस सीरीज के मैंने टोटली अभी तक 8 चैप्टर कवर कर दिए हैं। सारे चैप्टर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप सारे चैप्टर को एक साथ लाइन से वॉच कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर 9 की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी बच्चे को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स बन चुके हैं। नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर लेना कि सर हमको नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम प्राइस 150 के अराउंड होगा, 150 का 140 के अराउंड आपको मिल भी जाएंगे नोट्स, 40-30 में मिल जाएंगे। तो जो आप लेना चाहते हो तो वो जाके व्हाट्सएप से पता करके ले सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से ना वीडियो से कर लेना। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हैं आप इससे नोटबुक और पेन निकाल लो, साथ के साथ मेरे नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। आराम से नोट्स बन जाएंगे, कोई टेंशन मत लो। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर नाम है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले एक टेबल को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, एक बॉक्स है ये, ठीक है। ये बॉक्स नहीं है, सॉरी, एक टेबल है सिर्फ। यहां पर एक टेबल लिख देता हूं, ठीक है। लो जी, मैंने एक यहाँ पर डेटा दिया है। मैंने क्या करा है, एक डेटा ले लिया है अपनी तरफ से, एक कोई भी डेटा। डेटा क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। डेटा यानी कि एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड में हो सकती है, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है। उस डेटा को आज हम एनालिसिस करना सीखेंगे। जैसे कि ये डेटा है, मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया। इस डेटा को एनालिसिस करना है। हमें डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को सही फॉर्म में स्ट्रक्चर करना डेटा एनालिसिस कहलाता है। अब डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो देखो इस डेटा को मैं कैसे एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले क्या लिखा है, इंश्योर एक्यूरेसी। आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर एक एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्या चेक करना है आपको, इस डेटा में क्या देखना है कि इसमें एक एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब इस डेटा को सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अगर इस डेटा के अंदर एक सीक्वेंस होता तो कितना अच्छा लगता है ना। तो अगर मैं इस डेटा को सीक्वेंस में लिख दूं, जैसे कि सबसे छोटा है 0 और 0 के बाद क्या है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या है ऐसे 5, ठीक है, 6 भी है, सॉरी 5 है पहले, 5, 5 के बाद क्या है 6 और एक और बार फिर से 6 और उसके बाद ऐसे हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन से लगा देंगे। इसका मतलब होता है डेटा एक्यूरेसी, मतलब लाइन से एक फॉर्म में डेटा को लगा देना, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है इनहैंस डेटा क्वालिटी। डेटा की क्वालिटी इनहैंस करनी है आपको। डेटा को किस तरीके से ऐसा बनाया जाए जो आई कैची हो। आई कैची का मतलब क्या होता है भाई, आई कैची मतलब आंखों में पड़ती ना चमक सी आ जाए, ये डेटा बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे एक बॉर्डर बना देंगे या एक बॉक्स में जो आपका मन करे आप उस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हो, एक रूप दे सकते हो। इससे क्या होगा, डेटा की फॉर्मेटिंग के वजह से इनहैंसमेंट ज्यादा आ जाएगी, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो देखने में दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, एक है ऊपर वाला और एक है नीचे वाला, ठीक है। तो मैं इसको पहले पूरा कर देता हूँ। 6 के बाद बड़ा कौन सा इसमें से, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। 9 के बाद 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12, 13, 14, 15, 15 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो 15। 15 के बाद क्या लिखा है 16, 17 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर है 20 और उसके बाद लिया हुआ है 22, ठीक है। हाँ एक तो रह गया 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख देना है इसकी जगह पे, ठीक है। ये 4 हो गया, यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देता हूँ वरना आपको गंदा लगेगा। यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 5, ठीक है। लो जी, पूरा डेटा मैंने तैयार कर दिया। अब देखो आगे लिखा है रिड्यूस एरर। डेटा में ना एरर्स को रिड्यूस करना है। आपका डेटा ये रहा, ये आपका डेटा है। इस डेटा में कुछ गलतियां हैं,
कुछ एरर्स हैं उसको आपको रिड्यूस कर देना है। जैसे कि इस डेटा के अंदर आप देख पा रहे होंगे कुछ वैल्यू मिसिंग है, जैसे कि देखो 1 2 2 के बाद 3 नहीं है, मिसिंग है ना, और वो एरर को हमने यहाँ पर क्या क्या कर दिया, गायब कर दिया, यहाँ पर से 3 हटा दिया। अब इसी डेटा में देखो एक तो ये अरेंज नहीं है सही तरीके से, अब इस डेटा में आपको सारी चीजें लाइन से अरेंज मिलेगी तो आप आराम से इजीली पढ़ पा रहे होंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो एरर्स होती हैं वो हटा देनी है। फिर लिखा है हैंडलिंग मिसिंग डेटा, और जो मिसिंग डेटा होता है, जो चीजें गायब हैं, ऊपर वाले डेटा में कुछ वर्ड्स कुछ नंबर्स गायब है, जैसे कि 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है ना। तो और उसके बाद 15 के बाद 20 के बीच में 4 नंबर फिर से गायब है। तो वो जो मिसिंग चीजें हैं उसको कम से कम करनी है। अगर कोई चीज मिस है, जैसे कि यहाँ पे 20 दे दिया, 22 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, जिससे क्या होगा, हमको जो गलतियां हैं लाइन से वो पता चल जाएगी कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है। यहाँ पर क्या है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही, ठीक है, क्योंकि ये आगे पीछे दे रखे हैं, तो इसीलिए कहा गया कि हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अगला पॉइंट आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड जो है वो डुप्लीकेट यूज हुए हैं, यानी ये कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है ऐसा जो बार बार आ रहा है, देखो 6, जो वर्ड 6 है ये, और एक वर्ड है 9 को देख लो, दो बार यूज किया है मैंने, है ना। तो मैंने यहाँ पर 9 को सिर्फ एक बार यूज किया है और 6 को भी एक बार यूज किया है, 1 टाइम, ठीक है, एक बार। तो मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैंने क्या करा, डेटा में ये चेक किया जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है हमको उसको नहीं रखना, हमको सिर्फ सिंगल डिजिट रखनी है। तो मैंने एक बार 6 लिया और एक बार 9 लिया। इससे क्या हुआ, हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया। ऊपर डुप्लीकेट्स दे रखे थे जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही थी कि बार बार सेम नंबर आ जा रहा है, हमने उनको हटा के एक सीक्वेंस सही सा बना दिया, है ना। अगला लिखा है उसके बाद इंप्रूव एनालिसिस। अब एनालिसिस को इंप्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग लगा दी। अब आप दोनों को एनालिसिस करके आराम से देख सकते हो, ये है आपका डेटा सेट 1 और ये है आपका डेटा सेट 2, ठीक है। अब आप बिल्कुल इजीली कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि दोनों में से जो ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा नीचे वाला अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला एक फॉर्मेट में है, पहले तो फॉर्मेट है, दूसरा उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइन से चीजें लिखी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका जो ब्रेन है वो इजीली जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ पा रहा है। ऊपर वाले में क्या है कि आपको ढूंढना पड़ रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि सारे नंबर्स पढ़ो ऊपर में या नीचे में, और मैं बोलूं लाइन से पढ़ो, तो आप लाइन से कैसे पढ़ोगे, इसमें तो आराम से पढ़ लोगे 0 1 2 4 5 6 9, है ना। यही सेम चीज मैं ऊपर वाले में बोलूं कि या तो असेंडिंग में पढ़ो या डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ो, बीच में से नहीं पढ़ना, तो आप पढ़ पाओगे। आप ऐसे देखो 1 2 3 3 3 3 नहीं है 4, ऐसे पढ़ोगे आप, है ना। तो ये क्या है, ये डेटा एनालिसिस है। आप कंपैरिजन करके खुद देखो कि कौन सा डेटा आप इजीली माइंड से रीड कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, उसको डेटा एनालिसिस बोला जाता है। यानी कि डेटा की क्वालिटी को इनहेंस कर दिया, डेटा को अब आप इजीली समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। तो ऊपर वाले को नहीं पढ़ पा रहे थे, नीचे वाले को आप पढ़ पा रहे हो, तो ये है डेटा इनहेंस हो गया, मतलब डेटा एनालिसिस हो गया इसका, ठीक है। तो यही सेम चीज हम डेटा एनालिसिस इस चैप्टर में आज सीखने वाले हैं कि डेटा को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए, किस फॉर्मेट में रखा जाए, किस तरीके से उसकी मिसिंग वैल्यू कम करी जाए, उसके जो गैप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा था डुप्लीकेट्स को कम किया जाए, मिसिंग वैल्यू हटाई जाए, कुछ गलतियां हो रखी है इसमें, एरर्स हैं, उन गलतियों को यहाँ पर ठीक किया जाए। अगर इनकी गलतियों को ठीक करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से गलतियां ठीक करने के लिए 2 के बाद 3 लगा देंगे, 3 के बाद 4 आ जाएगा, तो लाइन से क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। इससे गलतियां जो बीच की हुई हैं, हो सकता है वो 3 नंबर गलती से ना लिखा गया ऊपर वाले डेटा में, नीचे में वो लिख देंगे तो वो गलतियां ठीक हो जाएगी। तो ये एरर ठीक करना, तो इसको बोलते हैं पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस करना। अगर आपको पूछ लेगा, डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस, आप क्या लिखोगे, आप सेम ये लिख देना कि एक ऐसा डेटा प्रिपेयर करना होता है जहां पर इंश्योर होनी चाहिए एक एक्यूरेसी, फिर लिख दोगे इनहैंस डेटा क्वालिटी, एक ही लाइन में सब चीज आपको लिख देनी है कि इनहैंस डेटा क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी इनहैंस हो, और रिड्यूस एरर, जिसमें गलतियां कम से कम हो, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, जो मिसिंग इसमें से है वो आपको नहीं रखनी, रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट डबल बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको आपको नहीं रखना है। फिर आपको इंप्रूव करनी है क्वालिटी, यानी कि इनहेंस करनी है उसकी एनालिसिस, दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों में से जो डेटा अच्छा है आप उस डेटा को कंसीडर करोगे। समझ आया, इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। क्लियर है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं इसको मिटा दूंगा ना बाद में। चलिए भाई, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया, डेटा
क्या होता है, डेटा का इंट्रोडक्शन और डेटा के जो आपके मेन फीचर्स थे, इंपॉर्टेंस थी, क्या डेटा इंपॉर्टेंस होती है, डेटा की इंपॉर्टेंस मतलब डेटा को जो इंपॉर्टेंट बनाता है, वो सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये थी जो आपने इस फॉर्मेट की मदद से समझ ली। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, स्टेप आता है, स्टेप इन डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। कह रहा है कि डेटा प्रिपरेशन और डेटा क्लीनिंग के जो स्टेप्स हैं वो बताइए। जैसे कि ये डेटा मैंने क्लीन करा, इसके स्टेप्स क्या हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला मैंने क्या करा, फॉर्मेट बना दिया, फिर मैंने इसमें से मिसिंग चीजें हटा दी, फिर मैंने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया, है ना, और मैंने उसका अच्छा सा और एनालाइज कर दिया, इनहेंस हो गई क्वालिटी। तो ये सारी तरीके हैं जिससे डेटा को एक्यूरेट बना सकते हो, उसमें से ना अलग से गलतियां हटा सकते हो। किसी बदसूरत चीज को खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज जैसे किया जाता है ना, कि आप कॉस्मेटिक लगा के पहले आप थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे होते, है ना, फेस ठीक नहीं लग रहा होता, सुबह सुबह उठते हो, नहा धो के आप लोग जब थोड़ा तैयार वगैरह सज सवर के निकलते हो तो कैसे अच्छे लगते हो, चमक करते हो, ग्लो करते हो, है ना। तो इस तरीके से मैं बॉयज के केस में भी कह रहा हूँ, गर्ल्स अपने ऊपर ना लें, ठीक है, बॉयज को भी कह रहा हूँ, वो भी सजते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो मस्टर्ड ऑयल लगा के अपनी तरह हमारी तरह चंपू जैसी कंघी करके निकलते हैं। ठीक है, सुनो, तो डेटा को इनहेंस करना यानी कि डेटा की गलतियों को कम कर देना और उसको खूबसूरत बना देना, ये स्टेप्स हैं। अब वही लिखा है कि डेटा को प्रिपरेशन करने के, क्लीनिंग करने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो मैंने वो स्टेप्स लिख दिए। डेटा कलेक्शन करो एंड इंपोर्ट करो। सबसे पहले डेटा कलेक्शन यानी कि जो भी आपका डेटा है उसको कलेक्ट करो। डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप डेटा के लिए सर्वे कर सकते हो, यानी कि जगह जगह घर घर जाके आप सर्वे पूछ सकते हो, डेटा ऐसे कलेक्ट किया जा सकता है। फिर आप उसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट यानी कि आप सोशल एक्सपेरिमेंट कर लो कि एक गरीब आदमी है, उसकी कितने लोग मदद करते हैं, कुछ लोग मदद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग मुंह उठा के चले जाएंगे, तो वो सोशल एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर अगर डेटा को इंपोर्ट करो, जितना भी डेटा आपने अभी तक कलेक्ट कर लिया उसको इंपोर्ट कर लो, अपनी एक फाइल में डाल लो, एक्सेल शीट पे डाल लो, स्प्रेडशीट पे डाल लो, कहीं एक रख लो संभाल के जहां पर आपको आगे काम करना होगा उसका। ठीक है, फिर लिखा उसके बाद डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोर, आपको डेटा अंडरस्टैंड करना है, जो भी फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, उसको समझना है। उस डेटा को आपको ये ध्यान से देखना है कि इस डेटा को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, अब आपका डेटा मान लो हो सकता है इससे अलग हो, किसी लोगों के नाम उसमें सोनू, मोनू, रिंकी, पिंकी, टिंकी, इस तरीके से। अब इसलिए आप क्या करोगे, उसको इनहेंस करने के लिए आप उसकी एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर लगा क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन, आप उसको इनहेंस करने के लिए ना अलग अलग ग्राफ का यूज कर सकते हो, जैसे कि बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट्स का हो गया। विजुअलाइजेशन मतलब होता है ग्राफ्स। अब ग्राफ्स का यूज करके और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो डेटा। अगला पॉइंट आता है डेटा प्रोफाइलिंग। डेटा प्रोफाइलिंग जैसे कि कोई भी मिसिंग वैल्यू है या कोई भी डुप्लीकेट्स है, उन सब गलतियों को हटाना। डेटा प्रोफाइलिंग यानी कि डेटा में जो गलतियां हैं, मिसिंग वैल्यू है, डुप्लीकेट है, वो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये डुप्लीकेट है, और मिसिंग वैल्यू यानी कि 2 से 5 के बीच में, 3 और 4, 4 तो है 3 नहीं है, तो वो मिसिंग वैल्यू को गायब कर दो। ठीक है, तो डेटा अच्छा हो जाता है। अगला पॉइंट है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करोगे, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अगर डेटा मिस है तो उसकी गलतियों को डिटेक्ट करना, पहले तो होता है आइडेंटिफाई करना। जो भी आपने सर्वे करा है, डेटा को आइडेंटिफाई करो। मान लो आपको बोला गया कि एक लाइन से सारे घरों का सर्वे करो, आप मकान नंबर के हिसाब से सर्वे करते हो, 201, 202, 206, 203 और 4 तो रह गया, 201, 202, 206, तो 3, 4, 5, 3 घर छूट गए। अब उन 3 घरों का जो छूट गया है उसको जाके आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये गलती कहाँ हुई है, उन घरों को हमने कैसे छोड़ दिया। इस तरीके से डेटा को जब शॉर्ट करोगे ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब आपको गलतियां पता चलेगी। तो उन एंट्रीज को केयरफुली चेक करना होता है, और जितना भी साइज अफेक्ट होता है, जो भी अफेक्टिंग साइज है, अफेक्टिंग पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट जहां पर गलती होने के चांसेस है, उस पार्ट को आपको रिजल्ट के तौर पर लॉस में दिखा सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी एवरेज वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करना। लीविंग मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज को छोड़ देना, फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, उसकी जगह ब्लैंक लगा देंगे, और फिर उसके बाद जब वो डेटा आ जाएगा तो उसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डीलिंग विद डुप्लीकेट डेटा। मैंने बताया था डुप्लीकेट डेटा, तो आपको डुप्लीकेट डेटा से कैसे डील करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट। पहले आप डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करोगे, आप ये देखोगे कि वो किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, सिमिलर है या नहीं है, स्कैनेबल है या नहीं है। सॉफ्टवेयर में आप स्कैन करोगे, उसमें गलतियां छांटोगे। आजकल तो सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल वगैरह है, उसमें आप डुप्लीकेट्स को वैसे ही फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे
टूल्स होते हैं जिस पर आप इजीली डुप्लीकेट्स फाइंड कर सकते हो। चुटकियों में आपकी एक्सेल शीट बना के दे देगी, खुद ही कंप्यूटर जो है डुप्लीकेट फाइंड कर देगा। फिर लिखा है आउटलाइनर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। आउटलाइनर यानी कि आप उसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए ग्राफ चार्ट्स का विजुअलाइज का यूज कर सकते हो और अच्छा डेटा लगेगा। फिर लिखा है पॉइंट नंबर अगला 7th आ गया 6th डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डेटा एंट्री एरर। डेटा एंट्री एरर यानी कि डेटा एंट्री में जो भी गलतियां हैं, एरर्स हैं, उनको डिटेक्ट करना। डिटेक्ट मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। जैसे कि मान लो किसी भी आपने लोगों के ग्रुप का वेट चेक किया, वेट, आप वेट चेक करते करते ना किसी एक बंदे के हाइट चेक करके ले आए हो, गलती से डेटा में हाइट आ गई है। अब उस हाइट वाले बंदे का हाइट हटा के आपको उसकी जगह एक वेट रखना पड़ेगा, और वो वेट अगर आपको नहीं आइडेंटिकल तो आप एवरेज अपने दिमाग से अंदाजा लगा के लिख लोगे, बाकी जो डेटा है उसको देखकर। मान लो आपने 10 बंदों का सर्वे लिया, उसमें सबकी हाइट दी है, बस एक का वेट आ गया गलती से, ठीक है। अब आपको वहां पे हाइट लिखनी थी, आपने गलती से वेट ले लिया। अब आप ये देखोगे कि एवरेज पर्सन की हाइट क्या है, 5'11", 5'6", 5'4", 5'9 या 6 फीट 1, 6 फीट 2। तो जैसे होगी उसका एवरेज निकाल के उस लास्ट वाले पर्सन की हाइट में मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गलतियां कम हो जाएंगी, एरर खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और अगला पॉइंट है डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा इंटीग्रेशन, यानी कि आप कंबाइनिंग डेटा मल्टीपल सोर्सेज से, जो भी आपने डेटा कंबाइन किया है उसको एक ही डेटा सेट पे या एक ही डेटा बेस में इकट्ठा करके स्टोर करके रखोगे। फिर लिखा है एड्रेसिंग फॉर्मेट्स, आप उसका फॉर्मेट एड्रेस करोगे। जो डेटा है वो किसके बेसिस पर बनाया गया है, जैसे लोगों की सैलरी का डेटा बनाया गया या लोगों की जेंडर का डेटा बनाया गया, उनके सेक्स के हिसाब से डेटा बनाया गया है, मेल फीमेल ना, इस तरीके का। आप स्टैंडर्डाइज करोगे यूनिट्स को, आप देखोगे कि डेटा में क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, डेटा को स्टैंडर्डाइज करोगे, यानी कि वो किलोग्राम के हिसाब से बनाया गया है। किसी फ्रूट वेजिटेबल का चार्ट तो नहीं है, फ्रूट वेजिटेबल का डेटा हो जिसमें 2 किलो भिंडी, 3 किलो कद्दू, 4 किलो घिया, तोरी, पालक, पनीर, इस तरीके के सामान लिखा हो तो केजीज में होगा। और अगर कोई वाटर लीटर का सामान है, वाटरेबल कोई आइटम है, तो वो ml वगैरह में होगा, जैसे 990 ml, 500 ml, तो वो लीटर में होगा या ml में होगा, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये थे डेटा के क्या थे स्टेप्स, क्या करने के, डेटा को क्लीन करने के, कैसे डेटा को क्लीन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेटा एनालिसिस यूजिंग स्प्रेडशीट। देखो स्प्रेडशीट क्या होती है, एक एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज में होता है, कंप्यूटर में होता है। बहुत सारे आज तो फोनों में भी आने लगे कुछ ऐसे WPS नाम के टूल्स जहां पर होने लगा, वरना एक्सेल स्प्रेडशीट जो है कंप्यूटर में पाई जाती है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऊपर हेडर होते हैं, हेडर जो होते हैं ना, मेन टेबल जिसको बोलते हैं हेडर, ऊपर हेडलाइंस जो होती है, वहां पर ना बहुत सारे टूल्स होते हैं। उन टूल्सों का नाम बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो डेटा सेट को इंक्रीज करने में, एनहांस करने में और बनाने में। उन टूल्स में से कुछ गिनिंदा चुनिंदा टूल्स का नाम यहाँ पे लिखा गया जो मैं बताऊंगा। अगर आपने एक्सेल करा है तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भाई मैंने जब करा था उस टाइम से आप में थोड़ा सा फर्क आ गया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा 19-20, तो उस पर माइंड मत करना, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आता है तो भाई मैं जानता हूँ आप लोगों ने अच्छे से कर रहे हो, जो कंप्यूटर में काम उनको पता है, ठीक है। देखो पहले लिखा है डेटा एंट्री एंड स्ट्रक्चर। आप एक्सेल में डेटा एंट्रीज वगैरह करते हो, जैसे कि नाम की लिस्ट अलग बनाते हो, है ना, एक्सेल शीट में नाम लिखते हो, फिर उसके नीचे उसका एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर ऐसे लाइन से लिखते हो। क्यों? क्योंकि एक शीट बन जाती है उससे। शीट बनाना एक स्ट्रक्चर डेटा होता है। स्ट्रक्चर डेटा करने का फायदा ये होता है कि आपको कभी भी जरूरत पड़े किसी की ढूंढने का, कुछ कि इसका नाम क्या था, इसका एड्रेस क्या था, सिर्फ नाम डालोगे उसके सामने वो शो कर देगा कि देखो ये फलाना फलाना बंदा इस लिस्ट में इस नंबर पे है। फिर लिखा है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। आप शॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिसमें आप इजीली किसी भी नंबर के पर्सन को पहचान सकते हो। आप उसकी एज अगर आपने लिखी है लिस्ट बना के तो उसमें एज निकाल सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो डेटा की, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट जो डेटा होते हैं उसको शॉर्ट में एक्सेल शीट में अपने हिसाब से बना सकते हो एडजस्ट करके। डेटा क्लीनिंग कर सकते हो आप। एक्सेल के अंदर बहुत सारे टूल्स फॉर्मूले होते हैं जिससे आप डेटा को क्लीन कर सकते हो। डेटा की जो एरर है, जैसे कि आप कमांड दोगे एक्सेल में, कोई फॉर्मूला डालोगे, ये जो भी सम है सारे सैलरी का वो सम होकर आ जाएगा। आप कोई भी कमांड दोगे कि इसमें कोई डुप्लीकेट्स है तो उसको रिमूव कर दो, वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। एक बार में आप पूरे पैराग्राफ के डेटा को रिमूव कर सकते हो जितने भी डुप्लीकेट है पैराग्राफ में, ठीक है, वो चीज। फिर लिखा है बेसिक फंक्शन और फॉर्मूले भी होते हैं इसमें। बेसिक फंक्शन और फॉर्मूले कैसे, जैसे कि सम निकालने का फॉर्मूला एक्सेल में, एवरेज निकालने का फॉर्मूला एक्सेल में, काउंट निकालने का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर ही, ठीक है। तो सम निकालने का फॉर्मूला मेरे को जहां तक याद है सम, और यहाँ पर H6 ऐसे करके H10, यहाँ पर वो वैल्यू आती है जो भी रो और कॉलम के
स्टार्टिंग से लेके एंड तक की है। मान लो ये आपका डेटा शीट है, तो यहाँ स्टार्टिंग के वैल्यू को ये बोला जाता है और एंड वाली वैल्यू को ये, तो ये पूरा ऐसे कैलकुलेट कर लेता है, इसको उठा लेता है सम लगाओगे तो, ठीक है। तो टोटल जितना भी होगा सबका सम निकाल के नीचे लाइन में कर देगा, समझ आया। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की वैल्यू जो भी आपको कैलकुलेट करनी है आप वो लगा सकते हो। बाकी जो एक्सेल कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे कि मैंने सही बताया गलत, ठीक है। हाँ, उसके बाद सुनो आगे लिखा है फंक्शन, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे आप सम निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू से सारे जितने भी एक्सेल के फॉर्मूले, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले इज इक्वल्स टू से चालू होते हैं। इसके अंदर आप एडवांस फॉर्मूले भी लगा सकते हो। एडवांस फॉर्मूले जैसे वी लुकअप, एच लुकअप और इफ का फॉर्मूला, वी लुकअप, एच लुकअप और इफ का फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लिखा पाइवोट टेबल, आप एक्सेल शीट में पाइवोट टेबल का भी यूज कर सकते हो। पाइवोट टेबल क्या करती है, आपके डेटा को इजीली एक जगह से दूसरी शीट पे बनाने की प्रैक्टिस कर सकती है, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई डेटा है आपको कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरी शीट पे लेके जाना है, तो आप बहुत इजीली पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करोगे। आपको जो जो चीजें चाहिए ना, आप वो उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो एक एक करके भी हो सकता है, मगर उसमें टाइम लगता है। पाइवोट टेबल अगर आपको आती है तो आपका काम मिनटों में हो जाता है, तो पाइवोट टेबल काम को आसान कर देती है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है ग्राफ्स एंड चार्ट, आप ग्राफ एंड चार्ट्स बना सकते हो। कौन कौन से ग्राफ इसमें बन सकते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ट्रेंड और बहुत सारे ऐसे चार्ट है जिसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके ग्राफ एंड चार्ट। ग्राफ एंड चार्ट हेल्प करते हैं आपके डेटा को विजुअलाइज करने में। जैसे कि आपको डेटा मान लो लिख के दे दिया और एक दे दिया आपको डेटा चार्ट बना के, पाई चार्ट बना के, ठीक है। अब मान लो मैंने एक डेटा आपको ऐसे लिख दिया कि इंडिया में जो इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं, उनका मैंने टेम्परेचर लिख दिया कि दिल्ली का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का कितना है फिलहाल, अभी 42 के अराउंड है, 42 है, ठीक है। महाराष्ट्र में है 38 और सिक्किम में है मान लो 45। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एज्यूम कर लो, ठीक है। श्रीलंका इंडिया में नहीं आता, इसको छोड़ो। पाकिस्तान, कह रहा पाकिस्तान आता है, पागल है क्या, उनके पास तो खाना नहीं है, टेम्परेचर कहाँ से आएगा, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जम्मू एंड कश्मीर, और भी बहुत सारे हैं, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पर लिख दो 30, 20, 10, मैंने लिख दिया बहुत सारे, ठीक है। अब एक डेटा मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आपको देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, ठीक है, ऑफेंड हो जाओगे, नहीं हो रहे, ठीक है, छोड़ो। दूसरा डेटा मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये क्या बना दिया मैंने, पाई चार्ट, मैंने बना दिया पाई चार्ट। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर दे रहा हूँ, ये लो, ये मैंने डेटा शो कर दिया। ये वाला सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला सिक्किम का, तो यहाँ लिख दिया 45 डिग्री, ये 42 है तो यहाँ लिख दिया 42 डिग्री, ये 38 है तो मैंने यहाँ 38 लिख दिया, ये 30 है तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया, और ये 20 है तो मैंने 20 लिख दिया। 10 के लिए छोटा सा 10 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जितना बड़ा एरिया है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो जितना छोटा है, जैसे 10 है तो हरियाणा का सबसे कम है ना। तो ये क्या होता है, एक विजुअलाइज है, इससे आप और जल्दी समझने में हेल्प करते हो। अब मान लो आपको मैं कोई कहानी, कोई बाहुबली 2 की स्टोरी स्क्रिप्ट एक पेज पे लिख के दे दूं, बहुत बड़ी 500 पेज की, आपको बोलूं पढ़ो इसको बैठ के, पूरी बाहुबली 2 की स्क्रिप्ट है, आप पढ़ पाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। उसी को अगर मैं टीवी पे एज अ फिल्म के तौर पर उसको परिचारित करूं, यानी टीवी पे आपको फिल्म दिखाऊं और पूरी स्टोरी वही है जो आपने पर्चे में लिखी थी, आपको टीवी पे देखने में ज्यादा मजा आएगा। हमारी आंखें उस चीज को ज्यादा कैप्चर करती है जो अट्रैक्टिव चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रहे हो, समझ आ गया कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये अट्रैक्टिव बनाता है, किसी भी डेटा को इनहेंस करता है, इसीलिए हमारी आंखें जो है वो कैची हो जाती है इसकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे हो गए। हाँ, एक लास्ट रह गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना, एक मेन जो हेडलाइन होती है ना एक्सेल में, जो मेन बार होती है ऊपर वाली बार, उसको मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम मेरा दिमाग से निकल गया इस टाइम, जो हेड बार होती है और मेन बार कह सकते हो, टॉप बार जो भी है, उसके ऊपर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके ऑप्शन आता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से बना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से होता है, आई थिंक इस तरीके का होता है। ये हो गई आपकी कॉलम और ये हो गई आपकी रो। तो आप कॉलम और रो और इनको फॉर्मेट कर सकते हो, इनके कलर चेंज कर सकते हो, इनके स्टाइल्स चेंज कर सकते हो फॉन्ट के, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के इसके डिजाइन बना सकते हो, टेबल को पैटर्न दे सकते हो अलग अलग तरीके का। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करने के बाद कोई भी डेटा जो है बहुत एक्यूरेट लगता है। जैसे ये फॉर्मेटिंग के बिना है और ये फॉर्मेटिंग के साथ है। यहाँ मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, मतलब बॉक्स बना दिया, ये फॉर्मेटिंग हो गया, और ये बिना फॉर्मेटिंग है। अब आपको देख लो कौन सा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। डेटा प्रिपरेशन क्लीनिंग क्या होता है, तो पहला आता है डेटा एक्यूरेसी। ये सारे वही पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर शुरू में पढ़ाए थे। आपको इंश्योर एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, ठीक है। एक मिनट वेट अ सेकंड।
हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, डेटा एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी का मतलब कि जो भी आपका डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, और जितना भी उसके अंदर आपको मेथड लिखे हैं, बिजनेस का पर्पस लिखा है या जो भी आपने लिखा है वो सारा का सारा कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि जो डेटा है वो फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए, उसके अंदर कंपेरेबल पावर होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे डेटा से कंपेयर कर सके हम। उसके अंदर आपको एरर्स नहीं करनी है, कंफ्यूजिंग चीजें नहीं डालनी है। फिर अगला पॉइंट है स्टेप्स इन डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन करते टाइम आपको डेटा कलेक्शन करना है, आपको रॉ डेटा उठा के लाना है। रॉ डेटा मतलब मार्केट से ले लिया, साइट से ले लिया, सर्वे कर लिया, या आपने मेल करवा दिया लोगों से, ठीक है, या टेलीफोन के जरिए इंटरव्यू ले लिया, तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो रॉ डेटा होगा। रॉ को आपको फिनिश डेटा कन्वर्ट करने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा इस चैप्टर की मदद से। एनालिसिस यानी कि आपको डेटा को फॉर्मेट करना है, डेटा को स्टाइलिंग करना है, उसके ग्राफ्स बनाने हैं, जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है डेटा कलेक्शन। हो गया, स्टेप्स इन डेटा क्लीनिंग। हाँ, डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स बताए हुए हैं। पहला आता है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ये रहा हैंडलिंग मिसिंग डेटा, मैंने बताया था। तो इस डेटा में से आपको जो गलतियां हैं, जो एरर है, वो आपको दूर कर देनी है, ठीक है। और मिसिंग डेटा, जो मिसिंग चीज है, इनकम्प्लीट सर्वे है, उस डेटा एंट्री को एरर्स की तरफ से दिखाना है। फिर आता है उसके अंदर डिलीशन। डिलीशन मतलब कि जो भी चीजें मिसिंग है उसको हटा दो, और जो भी बेस है, बेस मतलब होता है गलतियां, जो गलतियां हैं उसको हटाना है, दूर कर दो। फिर लिखा है यूजिंग एल्गोरिथम। आपको एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, डेटा के एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम आपको पता लगाने में हेल्प करता है। कभी कभी ह्यूमन माइंड में ना, एक अगर बड़ा डेटा मैंने बना दिया एक्सेल में, मान लो 500-600 लाइन का कॉलम तैयार कर दिया और बना के एक लिस्ट बना दी बहुत बड़ी, तो ह्यूमन माइंड के अंदर जल्दी से गलतियां ह्यूमन माइंड पकड़ नहीं पाता, छोटी मोटी गलतियां फिर भी छूट जाती है, मगर जो डेटा का ऑटो करेक्ट सिस्टम होता है ना, वो उनको जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, तो उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम की आप हेल्प ले सकते हो। फिर लिखा है आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटा सकते हो, आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो डेटा को। स्टैंडर्डाइज यानी कि आप उसके फॉर्मेट्स बनाओ, आप उसके ग्राफ्स बना लो, आप उसके चार्ट खींच सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अगला आता है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेटा क्लीनिंग। टूल्स, कौन कौन से टूल हैं जो डेटा क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। पहला टूल लिखा है गूगल शीट्स, एक्सेल या गूगल शीट पे आप ये डेटा बना सकते हो, आराम से, इजीली होता है, और ये यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि कोई भी यूजर आराम से इसका यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा आता है कि क्लीनिंग सॉफ्टवेयर। आप क्लीनिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो उसकी गलतियां और करेक्टनेस को बढ़ाने के लिए, गलतियां को नहीं, गलतियों को कम करने के लिए और करेक्टनेस को बढ़ाने के लिए। अगला आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, आर वगैरह का यूज कर सकते हो, जैसे आर सॉफ्टवेयर हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या फिर आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। सांप नहीं कह रहा मैं, कह रहा सपोले का इस्तेमाल कर रहा है भाई। सुनो, पाइथन या आर एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसका आप यूज कर सकते हो किसी भी डेटा सेट को इनहेंस करने के। फिर लिखा है डेटा क्वालिटी टूल्स आते हैं, उनका आप इनहेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा क्वालिटी। आप इंक्रीज कर सकते हो उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि जो भी रिजल्ट्स हैं, डेटा अगर डिले होगा, डेटा अगर अनस्ट्रक्चर्ड होगा, रॉ होगा, तो उसके चांसेस है कि गलतियां पाएगी। अगर वो चांसेस खत्म ही हो जाए तो डेटा क्या होगा, प्योर डेटा कहलाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये था अगला। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, जहां पर आप ग्राफ की हेल्प से डेटा को विजुअलाइज करते हो, जैसे बार ग्राफ चार्ट वगैरह बना के, ठीक है। एक डेटा आपने लिख दिया और एक डेटा आपने ग्राफ की मदद से प्रेजेंट किया, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा, ग्राफ वाला ना। जैसे कि एक डेटा ये है टेम्परेचर का, एक डेटा ये है, ग्राफ पे मैंने दिखाया पाई चार्ट पे, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा पाई चार्ट का लगेगा, क्योंकि देखने में ना ऐसा लगेगा जैसे गोल गोल क्या है, लड्डू, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है लड्डू। क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें आती हैं। पहले चीज तो सिंप्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा, कह रहा है कि सिंप्लीफाई हो जाता है कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर कोई भी डेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है ना, तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। इसके कुछ ग्लैंस होती हैं, कुछ विजुअलाइज होती हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट्स क्विक कंपैरिजन। क्विक कंपैरिजन, देखो दूसरा लिखा है मैंने, क्विक कंपैरिजन, आधा इधर है आधा उधर है, कंपैरिजन, ठीक है। तो क्विक कंपैरिजन होता है, दोनों में आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाले में आपको समझना पड़ेगा, अच्छा दिल्ली का ये, इसका ये, और इसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट देखते समझ जाओगे कि ये हिस्सा बड़ा है, मतलब ये दिल्ली का है, और दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके मुकाबले जल्दी माइंड काम करेगा समझने में, ठीक है। तो कंपैरिजन जल्दी होता है। फिर लिखा है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, टाइम भी कम लगता है, और क्रूशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ये। नेक्स्ट है ट्रेंड और पैटर्न को समझना। ट्रेंड्स और पैटर्न को समझना है। ट्रेंड्स यानी कि अगर मान लो कोई
स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको एक ट्रेंड समझ आ जाता है कि जो ग्राफ है, मान लो 2 दिन के बाद ऐसे जा रहा है यू 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 यू। अब इसके बाद आपको क्या लगता है क्या होगा, इसके बाद वो यू रहेगा कि ऊपर जाएगा? आपको समझ आ रहा है कि यू जाने के बाद वो बार बार ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर वो ऐसे जाएगा लेटा हुआ, ठीक है। तो लेटा खड़ा, लेटा खड़ा, लेटा खड़ा, तो इस तरीके से ग्राफ क्या होगा, चलता रहेगा। तो आपको ये ट्रेंड, ये क्या होता है, ट्रेंड, ये जो चीजें है ना, ये क्या हो रहा है, ये ट्रेंड है, इसको बोलते हैं ट्रेंड, पैटर्न, एक पैटर्न बन रहा है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। मान लो कोई चीज है वो बार बार ऐसे सर्कल लगा रही है, ऐसे गोला लगा रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब आपको समझ आ जाएगा ये कहां से काटेगी, ये यहां से जाएगी वापस से। ये क्या ट्रेंड है कि वो अपनी लाइन से अगली लाइन को ऐसे काट रही है, ट्रेंड है, एक पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। वो पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। तो वही बोला कि आपको ट्रेंड्स एंड पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। इसके बाद लिखा है कि इंगेज द ऑडियंस, इंगेज द ऑडियंस, कि जो आपकी ऑडियंस होगी वो ज्यादा इंगेज होगी इस चीज को लेकर, ठीक है, ट्रेंड एंड पैटर्न के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कॉमन टाइप्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप मैंने बुक में लिख दिया, बार चार्ट। बार चार्ट अगर आपको नहीं पता तो भाई बार ग्राफ वगैरह अब तो आपको समझ आ जाने चाहिए, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं से आप करते हुए आ रहे हो मैथ्स की बुक में। ये तो नहीं समझाऊंगा कि बार चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, अरे वही सब यार। देखो ऐसे करके एक ग्राफ बनते हैं, ये ग्राफ क्या है, ये यही तो है बार ग्राफ वगैरह। और कुछ ग्राफ होते हैं जो इस तरीके से बनते हैं, इस लाइन के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। और पाई चार्ट वो गोला करके बनते हैं। और बॉक्स फ्रूट, ये जो बॉक्स प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर कैसे बनता है, स्कैटर को आप बनाने के लिए ऐसे समझो कि आपको एक लाइन ऐसे बना दी, ऐसे स्कैटर के लिए डॉट लगा दिए जाते हैं, ऐसे डॉट, ये डॉट है ना, इन डॉटों को बाद में मिला दिया जाएगा फ्री हैंड से, तो ये स्कैटर बन गया। अगर आपको जानना है कि बॉक्स प्लॉट कैसे होता है, तो बॉक्स प्लॉट बिल्कुल सिंपल है। बॉक्स प्लॉट में ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, ऐसे करके बॉक्स की तरह ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे लाइन होगी, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो, बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स होंगे, ठीक है। यानी कि बॉक्स की मदद से आप ट्रेंड को समझ रहे हो, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब और इन सब का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए बॉक्स प्लॉट, बार ग्राफ, डायग्राम, पाई चार्ट सबका इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। और बस इसमें वही लिखा है। अब मैं इसके लिए अगर आपको 2 पेज पढ़ के सुनाऊंगा ना तो अभी आप सो जाओगे, सच्ची बोल रहा हूँ। ये देख लो 2 पेज इसी के ऊपर भर रखा है कि लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट की डेफिनेशन दे दी, फिर पाई चार्ट के यूज दे दिए कि आप इसको बजट में इस्तेमाल कर सकते हो, एलोकेशन, मार्केट में, रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब चीजें तो कॉमनली है जो पता रहता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद पढ़ते हैं सीधा ये सारे ग्राफ्स के बाद बेस्ट प्रैक्टिस फॉर जियोग्राफी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कह रहा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स बताओ। 1 मिनट, मैं चेक कर रहा था कि आपकी वीडियो क्वालिटी सही आ रही है या नहीं आ रही है, आपको सब दिख रहा है अच्छे से या नहीं, ठीक है। तो सही आ रहा है। अगला पॉइंट आता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। पहला पॉइंट है चूज द राइट चार्ट टाइप। आपको सबसे पहले एक राइट चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है, इन सब में से बार, लाइंस, हिस्टोग्राम, स्कैटर, बॉक्स और पाई चार्ट। अब आपका जो डेटा होगा आपको ये देखना है कि मेरे डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ग्राफ कौन सा होगा। अगर आपको ग्राफ पे बनाना है, आप कोई सा भी ग्राफ नहीं चूज कर सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पाई चार्ट बना दिया टेम्परेचर के लिए। आप अगर मान लो कोई स्टॉक मार्केट देख रहे हो तो स्टॉक्स में क्या होता है, वो बॉक्स फ्रूट होता है, बॉक्स का। आप अगर ग्रो वाला वो देखोगे ना, ग्रो अप ग्रो करके को आता है, स्टॉक का ऐप आता है, उस पर आप देखोगे तो उस पर इस तरीके का बॉक्स प्लॉट्स होते हैं। यानी कि बॉक्स में आपको एक फ्रीक्वेंसी दिखेगी कि वो ऊपर बढ़ रहा है या तो नीचे आ रहा है ट्रेंड, या तो ऊपर जा रहा है, तो वहां पे वो आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो आपको पहले एक चार्ट सिलेक्ट करना है जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इंपैक्ट अच्छा होना चाहिए चार्ट का, आपको सारी चीजें उसमें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। दूसरा, कीपिंग इट सिंपल। उस चार्ट को, उस बार ग्राफ को बिल्कुल सिंपल रखना। सिंपल मतलब ये नहीं कि खाली छोड़ के आ जाओ एग्जाम में, भाई लिखना है, मगर क्या लिखना है कि जो भी आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, डेटा होगा, उसकी ही इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। सिंपल रहता है चार्ट, आपको समझने में हेल्पफुल रहता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है यूजिंग कंसिस्टेंट स्केल एंड कलर्स। आपको स्केल्स और कलर्स का कंसिस्टेंट यूज करना है, यानी कि लगातार यूज करना है। आप स्केल्स की हेल्प से ग्राफ को, चार्ट वगैरह को दर्शाओगे, जिससे वो और ज्यादा एक्यूरेट लगता है। फ्री हैंड से मत करना, क्योंकि फ्री हैंड कभी भी सीधी लाइन नहीं खींचता। अब आप फ्री हैंड से सीधी लाइन खींचने की कोशिश करोगे तो टेढ़ी आएगी।
अगर मैं स्केल लगा के खींचूंगा तो अच्छी आएगी। और आपको कलर्स का यूज करना है। कलर्स इन द सेंस आपको क्या बोला है, जैसे ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, ये रहा, ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिए। अब आपको मान लो 1 2 3, ये 3 ग्राफ मैंने बनाया, 3 मैंने पिलर बना दिए। इनको आपको कलर्स की हेल्प से अलग अलग डिफरेंट दिखाना है। मान लो आपको डिजाइन कर दो, मैंने पहले वाले में ये वाला डिजाइन कर दिया, दूसरे में मैंने सर्कल लगा दिए, कि सर्कल वाले का मतलब है कि इंडिया का चार्ट है, ये जो लाइन करी है मतलब चाइना का है, और ये यूएसए का है। यूएसए में मान लो मैंने स्टार बना दिया इस तरीके से। तो आपको जैसे मैं आप बना के दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके का पैटर्न, आपको बस कलर का यूज करना है अलग अलग। इसमें आप येलो कर दो, इसमें ग्रीन कर दो, इसमें ऑरेंज कर दो, कोई भी जो आपका मन करे आप वैसे कलर करके उसके ऊपर लिख दो अलग से कि ऑरेंज जिसमें करा गया है, यानी ऑरेंज वाले किसके हैं, यूएसए के। ग्रीन कलर किस में करा गया, इंडिया का, तो आपको इंडिया लिख देना उसमें, ठीक है। तो अलग अलग चार्ट को स्केल और कलर्स की हेल्प से और ज्यादा इनहेंस किया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। अगला लिखा है लेबलिंग क्लियरली। लेबलिंग मतलब होता है ये चीज जो मैंने आपको अभी बताई, ये वाली चीज, ठीक है, कि आपको लेबलिंग भी करनी है कि जो भी आपने कलर करा है, रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन, तो ग्रीन कौन सी चीज को दर्शाता है, ब्लू कौन सी चीज को दर्शाता है, ब्लू इंडिया का है, अमेरिका का है, या किसी टेम्परेचर को दर्शा रहा है, तो वो आपको लेबल में लिखना भी पड़ेगा कि आपको ये ब्लू किस लिए आपने यूज किया है। तो लेबलिंग कहना कहते हैं उसे। लेबल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्राफ को समझने के लिए। फिर लिखा अवॉइडिंग मिसलीडिंग विजुअल्स। अगर कोई भी चीज आपको प्रेजेंट नहीं करनी तो आप ऐसे बेफालतू के विजुअल्स ना बनाएं। जितने विजुअल्स जरूरी हैं उतने ही विजुअल बनाएं। मान लो मैंने आपको 3 चीजें बोली है, एक हाइट, एक वेट और एक सैलरी, 3 चीजों के विजुअल बनाओ, यानी कि ग्राफ बनाओ। आपने 3 पिलर खड़े कर दिए, हाइट वेट सैलरी कर दिया। चौथा मत बनाओ क्योंकि उसकी नीड नहीं है, सिर्फ 3 ही चीज बोली है, तो उतने ही विजुअल बनाओ, उतने ही ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है उसके बाद अवॉइडिंग मिसलीडिंग विजुअल। हाँ, ये तो मैं बता चुका हूं, अभी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे मिट कैसे गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पर्पज समझेंगे क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है, रुक जाओ भाई। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक समराइज्ड रिपोर्ट होती है किसी भी डेटा को इफेक्टिवली पहचानने की। लिखा है ये रॉ डेटा को मोर अंडरस्टैंडिंग बनाती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, ट्रेंड्स और पैटर्न के बेसिस पर चलती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस समझ लो। पहला लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो किस तरीके से होती है, जैसे 70 से 80 के बीच के लोग आ जाओ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे समझो, अगर मैंने मान लो पार्टी रखी है, मैंने बोल दिया मेरी पार्टी में ना घर की 10 से लेके 20 साल के बच्चे जो हैं वो आएंगे, और 20 से 30 साल के बच्चे नहीं आएंगे, और 30 से 40 के आएंगे। मैंने बोला 20 से 30 के नहीं आएंगे और 30 से 40 के आएंगे। तो मैंने क्या करा, एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया। फ्रीक्वेंसी समझो कि जो 10 से 20 का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये मेरी फ्रीक्वेंसी है 10 से 20, तो 11 12 13 14 15 से लेकर 19 तक जितने भी बच्चे वो आ सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर आए हैं। अगला है 30 से 40, तो 30 से लेके 31 32 33 34 ये फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, तो ये सारे आएंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप इस तरीके से मेजर करते हो, तो इसको आप यस और नो में भी रिस्पॉन्स करके मेजर कर सकते हो, ठीक है। क्या है, फ्रीक्वेंसी डेटा को सिंपल बनाती है, यानी कि सिंपल कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बनाने में हेल्प करती है। आइडेंटिफाई डेटा कंसंट्रेशन, डेटा की कंसंट्रेशन को पहचानने में हेल्प करती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राफ्स, सॉरी चार्ट एंड ग्राफ एंड विजुअल। हाँ, लिखा है चार्ट एंड ग्राफ की मदद से आप फ्रीक्वेंसी को दर्शा सकते हो। जैसे आपने बोला कि 10 से 20 के जो लोग हैं वो मेरी पार्टी में आएंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको चार्ट पे भी बना के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है 10 से लेकर 20, यहाँ आपको लिखना है 20 से लेकर 30 तक। मान लो 10 से लेकर 20 तक 10 बच्चे आए हैं, तो यहाँ पर 10 लिख दो और लिख दो 10, ये 10 बच्चे आए हैं। 20 से 30 तक मैंने किसी को नहीं बुलाया था, तो यहाँ पर ये 0 रहेगा। फिर 30 से 40, मैंने 30 से 40 तक मान लो 50 बच्चों को इनवाइट किया, तो ये हो गया 50। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, आप टेबल में शो कर रहे हो, अपना ग्राफ शो कर रहे हो, ठीक है भाई। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद फिर हम चालू करते हैं। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पर
इनसाइट फ्रॉम विजुअल्स, विजुअल्स मतलब होता है जो डेटा के ट्रेंड्स होते हैं और जो डेटा की आउटलाइनर ग्लैंस होती है उसको इनहेंस करती है। अगला पॉइंट आता है क्लियर ओवरव्यू एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू क्लियर होता है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग गैप्स, और जो विजुअल होते हैं वो गैप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। फिर लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट रिसर्च, रिसर्च मतलब होता है कि जहां पर हम अलग अलग वेरियस फील्ड्स के डेटा की रिसर्च करते हैं, समराइज करते हैं, जो सर्वे हमने करा है, जो रो डेटा कलेक्ट किया है, गली गली जाकर हमने मोहल्ले मोहल्ले जाकर उस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं फिर उसको विजुअल्स के जरिए। फिर आता है एजुकेशन, एजुकेशन में लिखा है कि जो डेटा है वो स्टूडेंट्स के ऊपर भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है, मूवीज का भी हो सकता है। गोलियां चल रही है मम्मी, बंद करो आवाज थोड़ी सी। अगला पॉइंट आता है बिजनेस। भाई बिजनेस में क्या होता है, यूज्ड इन मार्केट रिसर्च फॉर एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। बिजनेस में आप ना ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो इस चार्ट की मदद से। कैसे? आपने देखा होगा बहुत बार रेटिंग के टाइम पर एक इमोजी दे दिया जाता है। इमोजी क्या होता है, एक विजुअलाइजेशन का टाइप है। अगर वो इमोजी गुस्से में है, अगर वो इमोजी गुस्से में है यानी कि वो ऐसे अपसेट है, इसका मतलब है अगर आपने इस पे दबा दिया ना, इसे रेड कर दिया इसको, तो ये गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा होने का मतलब कि आपको उसकी रेटिंग पसंद नहीं आई, सर्विस पसंद नहीं आई किसी रेस्टोरेंट की या होटल्स की। और अगर आपने इस तरीके से जो वेरी वेरी एक्साइटेड होता है ना, इस तरीके वाला स्माइली, उस पर क्लिक कर दिया तो मतलब आपको वेरी वेरी सेटिस्फाई मिला है। और बच्चे ना बड़ा ज्यादा खुश होते हैं इमोजी पे क्लिक करने से। वो जैसे इमोजी पे क्लिक करते हैं इमोजी बड़ा निकल के फुदक के आता है कि अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब मेरे को खुशी हो रही है। और इससे क्या होता है, कंपनी वालों को अपनी रेटिंग भी मिल जाती है, और रेटिंग मिल गई तो वो खुश और बच्चे भी खुश। तो ये तरीका है, एक विजुअलाइजेशन है जो एक अच्छा इनहेंस कर रखा है उन्होंने, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रेटिंग करें। अगर सिंपल रेटिंग सिस्टम रखते हैं यानी कि 1 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ, 5 दबाओ, कोई दबाता? कोई नहीं दबाता। अगर वो इस तरीके का रखे तो बच्चे को मजा आता है देखने में, वो फुदक करके बाहर आता है ना, जिससे उसको दबाते हैं। जैसे आपने लाइक का बटन दबाया होगा वीडियो में, चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, लाइक का बटन दबाओगे, लाइक फुदक करके हरा पीला नीला कलर ब्रस्ट करेगी, बाहर निकलेंगे कलर। और डिसलाइक दबाओगे तो कोई कलर नहीं आएगा। दबा के देख लो भाई, लाइक पे जैसे दबाओगे ना, कलर निकलेंगे अलग अलग तरीके के, 1 सेकंड के लिए आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का। और इसी तरीके से अगर आपने टेलीग्राम चलाया हो, टेलीग्राम पे आपको इमोजी भेजो, किसी को भी कोई भी इमोजी भेजो, एक स्माइली वाला इमोजी भेजो, तो स्माइली वाला इमोजी बड़ा फुदक करके हंसता हुआ दिखता है, ऐसे हिलता है, वो हिलता है, मैंने देखा है। तो इस तरीके का। तो ये क्या होता है, ये बिजनेस की स्ट्रेटजीज होती हैं जो डेटा को इस तरीके से बनाती है, डेटा को विजुअलाइज इस तरीके से करती है कि डेटा और ज्यादा इनहेंस लगे, लोगों की आंखों में आई कैची बन जाए वो। ठीक है, और उससे ही वो ट्रेंड को बनाती है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई टाइप्स आ गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है, वो लिखवाने वाला हूँ। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, उतारो। फिर अगला पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ, उतरवाता हूँ। ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट फटाफट। हाँ भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। अगला टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप्स होते हैं 2। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा टाइप होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को समझेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, जहां पर मैंने बताया था कि 10 से लेके 20 तक, अगर मान लो कोई बच्चे हैं जिनकी एज 10 से 20 तक आती है, वो 50 बच्चे हैं। जिनकी एज 20 से लेके 30 तक के बीच में है वो 100 बच्चे हैं। और जिनकी एज 31 से लेके 40 के बीच में है वो 20 बच्चे हैं। तो ये जो चीज है इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और यही चीज मिलकर बनाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब हम पहले पढ़ेंगे नॉन ग्रुप और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जल्दी निकाल फटाफट। चुप हो जाना। सुनो भाई, हाँ तो हम पहले पढ़ने वाले हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पहला आता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझो कि मैंने ना यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट करा है कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप्स के लोगों का, जिनको मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि वो दिन में कितनी कॉफी पी जाते हैं। कुछ लोग दिन में 1 कॉफी पीते हैं, कुछ लोग दिन में 2 कॉफी पीते हैं, कुछ लोग 4 5 6 इस तरीके से। तो मैंने क्या करा, कम से कम यहाँ पर 20 से 30 लोगों का, मतलब कि 10-20 लोगों का एक डेटा कलेक्ट किया है कि वो दिन में कितनी कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक आदमी है 1 कॉफी पीता है दिन में, दूसरा आदमी 2 कॉफी पीता है,
ये भी 2 कॉफी पीता है एक आदमी, और अगला आदमी 3 कॉफी पीता है, फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4, और एक आदमी 5 कॉफी भी पी जाता है दिन के अंदर, ठीक है। अब इसको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने क्या करा, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। मैंने लिख दिया कि पहला पर्सन जो है वो 1 कॉफी पीता है, 2 आदमी दिन की 2-2 कॉफी पी जाते हैं, 3 आदमी ऐसे हैं जो दिन की 3-3 कॉफियां पीते हैं, 2 आदमी ऐसे हैं जो दिन की 4 कॉफियां पीते हैं, और 1 आदमी ऐसा है जो दिन की 5 कॉफी भी पी जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दिखाया कि कौन कौन कितनी कॉफी पीता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं मेंशन किया है। क्लास इंटरवल तब होता है जब मैं ऐसे लिखता आदमी 1 से लेके 5 तक कितनी कॉफी पीते हैं, वो नहीं लिखा मैंने अलग अलग क्लास इंटरवल्स बनाए हैं और अलग अलग तरीके से अनग्रुप करके लिखा है इनको। ग्रुप में तब होता है जब मैं ग्रुप बना देता है इनके 10 से 20, 20 से 30 ऐसे, मगर ये क्या है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, एग्जांपल समझ आ गया। नीचे अगला पॉइंट है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझते हैं। ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बेस्ड होता है इंटरवल्स पे। किस पर? इंटरवल। इनको समझो आप। इंटरवल क्या होता है, किसी 2 चीज का फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों चीजों का ये जो बीच का पोर्शन होता है इसको इंटरवल बोला जाता है, जब इस तरीके से किसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की टेबल शो करी है। 100 बच्चे हैं क्लास में, उन बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं, किसी के मार्क्स 5 आए हैं, किसी के 10, किसी के 50, 60, 70 ऐसे बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है। तो जो बच्चों के टेस्ट में स्कोर आए हैं वो 100 स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट के मार्क्स 10 में से, 20 में से, 30 में, जितने भी आए हैं उसको मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप कर दिया है। कैसे करा है, तो देखो 0 से लेके 20 मार्क्स जितने बच्चे के आए हैं वो आए हैं 5 स्टूडेंट के। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 20 के अंदर मार्क्स आए हैं, यानी कि 19, 18, 17, 6, 7 ऐसे हो सकता है। 15 बच्चे, ये लाइन का मतलब है सेम स्टूडेंट, तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 21 से 40 के बीच में नंबर आए हैं। 35 बच्चे ऐसे हैं जिनके 41 से 60 के बीच में मार्क्स आए हैं। 30 बच्चे ऐसे हैं जिसके 61 से 80 के बीच में नंबर आए हैं, और 15 बच्चे ऐसे हैं जिसके 81 से 100 के बीच में नंबर आए हैं। तो ये क्या करा मैंने, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा है, ग्रुप करा है। ग्रुप कब बोलते हैं, जब मैंने इंटरवल बनाए हैं। इंटरवल किसको कहते हैं, तो ये आप कह सकते हो ये इंटरवल है। ये क्या है, इंटरवल। ऊपर वाले में इंटरवल नहीं था तो ये अनग्रुप हो गया, ये लिखा है अनग्रुप, और ये क्या लिखा है, ग्रुप। तो एक ग्रुप और एक अनग्रुप, समझ आ गया दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है जहां पर आप सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि मीन मीडियन मोड, आपने इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। मीन मीडियन मोड कैलकुलेट नहीं करना, न्यूमेरिकल एक भी नहीं है, फॉर्मूला एक भी नहीं है, सिर्फ उसके थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है। एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं अभी क्लियर कर दूं। बच्चे बोलेंगे कि भैया न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ये सब दे रखा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन समझने के लिए थ्योरी बतानी है। मीन क्या होता है आपको ये बताना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ केसेस हैं उनको लिख दो सम करके, ठीक है। तो ये मीन निकल जाएगा। तो मीन मीडियन मोड, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। मीडियन क्या होता है, बीच का हिस्सा। मोड जो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो मोड कहलाता है। फिर आता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसके 2 मेथड होते हैं, सॉरी 3 मेथड है। पहला होता है रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। रेंज क्या होता है, जिसमें से Q3 माइनस Q1 यानी कि बड़े में से छोटा माइनस करते हो तो रेंज निकल जाती है। तो रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे फॉर्मूले का यूज करते हैं हम डेटा सेट के अंदर वेरिएबिलिटी निकालने के लिए। यूज करते हैं सिर्फ फॉर्मूले नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल कोई भी नहीं करना, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन लिख के आना है, ठीक है। तो बस समझ लो। और बुक के अंदर आपको सिर्फ ये बता रखा है कि मीडियन के अंदर मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो मीडियन में क्या लिखा है, मीडियन जो होता है मिडिल वैल्यू होती है। मीडियन के अंदर आप एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू को या तो ऑड या इवन तरीके से अरेंज करते हो, फिर उसके बाद आप डेटा जो होता है उसको फीड करते हो और आपका एक जो मीडियन होता है वो निकाल लेते हो। बस यही चीज को थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख देना है। और क्या करना है, आपको पढ़ा है वो आपने माध्य, मूल्यक, बहुल्यक, ठीक है। तो ये सारा आपको लिख देना है। अगला आता है मेजर ऑफ शेप। शेप को मेजर करने के लिए क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्रुटोस और एक दूसरा होता है स्क्वीनेस, ठीक है। स्क्वीनेस और कर्टोसिस। तो कर्टोसिस और स्क्वीनेस का यूज करके आप शेप्स को मेजर कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है इसके इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस होती है इन सबको निकालने की, तो डेटा सेट में यही तो इंपॉर्टेंट है कि सिंप्लीफाइंग लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट को आप मीन मीडियन मोड निकाल के इजीली फॉर्मूले लगा के उसको सिंपल बना सकते हो। तो यही फॉर्मूला इसलिए सिंप्लीफाइंग कर देता है डेटा सेट को। दूसरा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड ट्रेंड्स। पैटर्न और ट्रेंड्स को हेल्प करता है और समझने में, पहचानने में, ठीक है। आगे चलते हैं लिमिटेशंस की तरफ।
ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछ लेता है काफी बार, 7 नंबर में 8 नंबर में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये वाला। तो आपको अगर ये पूछेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो आपको बताना है इसमें सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन, मॉड आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको मेजर, ये क्या है, आपको वेरिएबिलिटी मेजर क्या होता है ये लिख देना है, फिर ये लिख देना है, फिर आपको इसके इंपॉर्टेंस बता देना है कि ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है और पैटर्न और ट्रेंड को अंडरस्टैंड करता है। फिर लिमिटेशंस अगर आपको याद रह जाएगी तो आप लिमिटेशन लिख देना। लिमिटेशन में क्या है, लैक ऑफ प्रेडिक्टिव पावर, इसके पास प्रेडिक्टिव पावर का लैक है, यानी कि ये आगे फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे कैसा रहेगा मेजर, ट्रेंड कैसा रहेगा। तो ये क्या करता है, आज के बेसिस पर, प्रेजेंट के बेसिस पर मेजर करता है। दूसरा आता है सेंसिटिव टू आउटलाइनर्स, आउटलाइनर सेंसिटिव होता है क्योंकि उसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो थोड़ा सा अजीब होता है, इसलिए। अगला पॉइंट आता है ओवर सिंप्लीफिकेशंस, ये ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशंस कर देता है कभी कभी और वो चीज जो है नुकसानदायक हो जाती है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर लिमिटेशंस हो जाती है, तो इसलिए उसको लिमिटेशन में डाला है। तो ये थे इसके पॉइंट्स लिमिटेशंस के। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और इस टॉपिक के बाद, लिमिटेशन के बाद, आपका चैप्टर नंबर 9 पूरा डेटा एनालिसिस खत्म होता है। यहाँ आपकी वीडियो लेक्चर 9 एंड होती है और अगली वीडियो यानी 10th पार्ट इसका कल मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। और आई होप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेस करने हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, इस नंबर पे जाके आप पता कर लेना। नोट्स का प्राइस मिनिमम 150 रखा गया, रीजनल सा प्राइस है। आपको उसमें सारे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, सारी बुक के नोट्स मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन होंगे अच्छे से, ठीक है, शॉर्ट में, और 50 से 60 पेज की पीडीएफ में सब मिल जाएगा। और जो नहीं लेना चाहते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो वीडियो से अपना नोट्स बना सकते हैं, उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, बुक नहीं खोलनी पड़ेगी आपको, ठीक है भाई। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वाली 8 चैप्टर अपलोड कर दिए, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख लेना। और अगर किसी को कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए अगले पार्ट के साथ। अब आप इसको उतारो फटाफट से, हो गया कंप्लीट।